हेलो प्यारे बच्चों, नमस्कार। मैं विक्रांत कुमार आप लोग को स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल द गाइड एकेडमी पर। तो चलिए आज के लेक्चर को हम लोग स्टार्ट करते हैं। उससे पहले हम लोग पिछले लेक्चर का कुछ रिवीजन कर लेते हैं। पिछले लेक्चर में हम लोग ने देखा था कि आवेश होता क्या है, आवेश क्या होता है। पिछले कक्षा में हम लोग ने देखा था कि आवेश क्या है। तो हम लोग को पता चला था आवेश एक ऐसा किसी पदार्थ का गुण है जिससे कारण वह पदार्थ किसी वस्तु को अपनी ओर आकर्षित या प्रतिकर्षित करता था, जिसमें हम लोगों ने इसका मात्रक देखा था। मात्रक, आवेश का मात्रक कूलाम। इसके अलावा हम लोग ने देखा था इसका सीजीएस मात्रक, सीजीएस मात्रक जो था स्टैट कूलाम, स्टैट कूलाम। इसके अलावा हम लोग ने देखा था इसका बीमा, बीमा एटी या आईटी। हम लोग ने यह भी देखा था कि एक कूलम जो होता है, एक कूलम इक्वल टू 3 गुणे 10 के पावर 9 स्टैट कूलम के बराबर होता है। स्टैट कूलम, एक स्टैट कूलम जो होता है, एक स्टैट कूलम 1/3 गुणे 10 के पावर -9 कूलम के बराबर होता है। इसके आवेश का विद्युत चुंबकीय मात्रक, आवेश का विद्युत चुंबकीय मात्रक, विद्युत चुंबकीय मात्रक एब कूलाम, एब कूलाम। एक एब कूलम जो होता है, एक एब कूलम, एक एब कूलम 10 कूलम के बराबर होता है, 10 कूलम के बराबर होता है। इसके अलावा हम लोग ने देखा था एक कूलम में, एक कूलम 1/10 एब कूलम के बराबर होता है, 1/10 एब कूलम के बराबर होता है। तो हम लोगों ने पिछले लेक्चर में देखा था आवेश के मात्रक, आवेश के बीमा। इसके अलावा आवेश के कुछ मात्रक देखे थे, जिसमें कुछ चुंबकीय मात्रक था एब कूलाम, एक एब कूलम। इसके अलावा आवेश का सबसे बड़ा मात्रक, सबसे बड़ा मात्रक, सबसे बड़ा मात्रक फैराडे, फैराडे जो 1 फैराडे होता है, 1 फैराडे 96,500 कूलम के बराबर होता है, 96,500 कूलम के बराबर होता है। ये सब हम लोग ने पिछले लेक्चर में देखा था। तो चलिए आज के लेक्चर को हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज में हम लोग जानेंगे आवेश के कुछ इलेक्ट्रॉन के सिद्धांत। तो स्टार्ट करते हैं आवेश के इलेक्ट्रॉन के सिद्धांत। आवेश के इलेक्ट्रॉन के सिद्धांत, इलेक्ट्रॉन के सिद्धांत। जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं कि पदार्थ जो होता है छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है, जिसे हम लोग परमाणु कहते हैं। पदार्थ जो होता है छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है, जिसे हम लोग परमाणु कहते हैं। और परमाणु में जो सारा द्रव्यमान होता है परमाणु का या किसी पदार्थ का, वो सब उसके नाभिक में स्थित होता है। और परमाणु में 3 तरह के मूल कण पाए जाते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन।
पदार्थ के सूक्ष्मतम कण को पदार्थ सूक्ष्म कणों से पदार्थ सूक्ष्म कणों से मिलकर बना होता है, मिलकर बना होता है, जिसे हम परमाणु कहते हैं, परमाणु कहते हैं, परमाणु कहते हैं। परमाणु का सारा द्रव्यमान, परमाणु का सारा द्रव्यमान, परमाणु का संपूर्ण द्रव्यमान, द्रव्यमान उसके नाभिक में स्थित होते हैं, उसके नाभिक में स्थित होते हैं, नाभिक में स्थित होते हैं, स्थित होते हैं। यह जितने भी पदार्थ पाई जाती है, पदार्थ के जो सबसे सूक्ष्मतम कण होता है, जो सबसे छोटा कण होता है, पदार्थ सभी पदार्थ होते हैं छोटे छोटे कणों से मिलकर बने होते हैं, जिसे हम लोग परमाणु कहते हैं। और परमाणु का सारा द्रव्यमान जो होता है वो उसके नाभिक में स्थित होता है, परमाणु का सारा द्रव्यमान उसके नाभिक में स्थित होता है। और किसी भी परमाणु में 3 प्रकार के मौलिक कण पाए जाते हैं, किसी भी परमाणु में तीन मूल कण पाए जाते हैं, 3 मूल कण पाए जाते हैं, मूल कण पाए जाते हैं, कण पाए जाते हैं। और इनसे पहला जो कण है वो होता है प्रोटॉन, दूसरा हो गया न्यूट्रॉन, और तीसरा हो गया इलेक्ट्रॉन, किसी भी परमाणु में तीन ही मूल कण पाए जाते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। और किसी भी परमाणु का जो सारा द्रव्यमान होता है उसके नाभिक में होता है। मान लीजिए कि एक परमाणु हो गया, ये परमाणु हो गया, परमाणु का सारा द्रव्यमान जो होता है इसके नाभिक में होता है, ये नाभिक हो गया। और नाभिक में 2 कण पाए जाते हैं, एक होता है प्रोटॉन और एक होता है न्यूट्रॉन। इसके अलावा जो तीसरा कण होता है न्यूट्रॉन, वो परमाणु के चारों ओर यानी नाभिक के चारों ओर बाह्यतम कक्षा में चक्कर लगाता है, ये होता है इलेक्ट्रॉन। नाभिक के चारों ओर बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता है, तो ये होगा इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन एक प्रकार का ऋणावेशित कण होता है, प्रोटॉन एक प्रकार का धनावेशित कण होता है, और न्यूट्रॉन को कोई आवेश नहीं होता है। इलेक्ट्रॉन जो होता है इलेक्ट्रॉन ऋणावेशित कण है, इलेक्ट्रॉन ऋणावेशित कण है, इलेक्ट्रॉन एक ऋणावेशित कण है। और इसका जो द्रव्यमान होता है, इसका द्रव्यमान जो होता है इलेक्ट्रॉन का, वो होता है 9.1 × 10⁻⁻31 kg। ये होता है इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान। और इलेक्ट्रॉन को हम लोग आवेश जान लें, आवेश इलेक्ट्रॉन का आवेश, इस पर आवेश वो होता है -1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। ये होता है आवेश का द्रव्यमान। और आवेश पर इलेक्ट्रॉन का आवेश, यानी इलेक्ट्रॉन का ये द्रव्यमान हो गया 9.1 × 10⁻31 kg, और इलेक्ट्रॉन का आवेश का जो मान हो गया -1.6 × 10⁻⁻19 कूलम।
इलेक्ट्रॉन जो होता है परमाणु के नाभिक के चारों ओर बाह्यतम कक्षा में चक्कर लगाता है। इसके अलावा हम लोग देखेंगे, हम लोग दूसरा देखेंगे प्रोटॉन। प्रोटॉन प्रोटॉन ये ऋणावेशित कण है। प्रोटॉन जो होता है धनावेशित कण होता है। धनावेशित कण होता है। प्रोटॉन जो होता है एक धनावेशित कण है। प्रोटॉन एक धनावेशित कण है और इस पर जो द्रव्यमान होता है प्रोटॉन का द्रव्यमान जो होता है वो होता है 1.67 गुणे 10 के पावर माइनस के 27 केजी। 10 के पावर माइनस 27 केजी। और हम लोग बात करें इलेक्ट्रॉन प्रवेश का मान, प्रोटॉन प्रवेश का मान वो होता है प्रोटॉन प्रवेश का मान प्लस का 1.6 गुणे 10 के पावर माइनस का 19 कूलम। और ये प्रोटॉन जो होता है नाभिक में पाया जाता है। किसी भी परमाणु के नाभिक में दो मूल कण पाए जाते हैं, एक होता है प्रोटॉन, एक होता है न्यूट्रॉन। इसके अलावा हम लोग तीसरा देख लें, न्यूट्रॉन की बात कर लें तो जो न्यूट्रॉन होता है, न्यूट्रॉन ये एक उदासीन कण है। न्यूट्रॉन उदासीन कण है। उदासीन कण है। इसका द्रव्यमान होता है, इसका द्रव्यमान तो होता है, इसका द्रव्यमान जो होता है, इसका द्रव्यमान होता है 1.67 गुणे 10 के पावर माइनस 27 केजी, यानी प्रोटॉन के द्रव्यमान के बराबर होता है। बट इस पर कोई आवेश नहीं होता है, आवेश, और इस पर आवेश का मान जो होता है शून्य होता है, यानी 0 कूलम। इस तरह हम लोगों ने देखा कि इलेक्ट्रॉन जो होता है ऋणावेशित कण होता है, प्रोटॉन एक धनावेशित कण होता है और न्यूट्रॉन एक उदासीन कण होता है। और किसी भी परमाणु का संपूर्ण द्रव्यमान होता है उसके नाभिक में स्थित होता है और नाभिक में दो मूल कण पाए जाते हैं, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन। अगर किसी वस्तु पर मान लिया जाए कि न्यूट्रॉन की संख्या बढ़ जाए, अगर कोई वस्तु पर न्यूट्रॉन की संख्या बढ़ जाती है तो वस्तु ऋणावेशित हो जाती है। अगर किसी वस्तु पर प्रोटॉन की संख्या बढ़ जाती है तो वस्तु धनावेशित हो जाती है। अगर किसी वस्तु पर मान लीजिए कि अगर किसी वस्तु का द्रव्यमान बढ़ गया, किसी वस्तु पर इलेक्ट्रॉन कोई वस्तु ऋणावेशित है, अगर कोई वस्तु ऋणावेशित है तो उसका द्रव्यमान बढ़ेगा, अगर कोई वस्तु धनावेशित है तो उसका द्रव्यमान घटेगा। आगे हम लोग देख लें, अगर कोई वस्तु अगर कोई पदार्थ लिखा जाए, अगर कोई पदार्थ ऋणावेशित है तो उसका द्रव्यमान बढ़ेगा, उसका द्रव्यमान बढ़ेगा। अगर कोई वस्तु धनावेशित है, अगर कोई वस्तु या पदार्थ, यदि कोई पदार्थ धनावेशित है तो उसका द्रव्यमान घटेगा, अगर कोई वस्तु पर ऋण आवेश का मान बढ़ जाए, इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ जाए तो वस्तु ऋण आवेशित हो जाएगी और उसका द्रव्यमान बढ़ जाएगा। अगर किसी वस्तु पर ऋण आवेश की संख्या कम हो जाए तो वस्तु धनावेशित हो जाएगी और उसका द्रव्यमान घट जाएगा। अगर मान लिया जाए किसी वस्तु पर जब किसी वस्तु पर ऋण आवेश और धन आवेश समान हो तो वह वस्तु
तो वह वह वस्तु उदासीन की स्थिति में होती है, उदासीन होती है, उदासीन होती है। यानी सिंपल भाषा में कहें, यदि किसी पदार्थ पर इलेक्ट्रॉन की संख्या और प्रोटॉन की संख्या जब बराबर हो जाती है तो वस्तु विद्युत रूप से उदासीन हो जाती है। अगर किसी वस्तु पर प्रोटॉन की संख्या इलेक्ट्रॉन की संख्या से ज्यादा हो जाए तो वस्तु धनावेशित हो जाती है। अगर किसी वस्तु पर इलेक्ट्रॉन की संख्या प्रोटॉन की संख्या से ज्यादा हो जाए तो वस्तु ऋणावेशित हो जाती है। तो आज हम लोग देखेंगे, आज का जो हम लोग का टॉपिक होगा वो होगा आवेश का प्रकार। आवेश का प्रकार। हम लोग आज के जो टॉपिक कवर करेंगे होगा आवेश का प्रकार। तो आवेश के प्रकार के लिए देखिए सबसे पहले क्या हुआ, बेंजामिन फ्रैंकलिन जो थे उन्होंने आवेश के प्रकार को बतलाया था 1750 ईस्वी के आसपास। तो बेंजामिन फ्रैंकलिन ने सबसे पहले एक रेशम का कपड़ा लिया। बेंजामिन फ्रैंकलिन ने एक रेशम का कपड़ा, रेशम का कपड़ा, एक रेशम का कपड़ा लिया और उसमें कांच के छड़ को रगड़ा। एक रेशम के कपड़ा में उन्होंने कांच के छड़ को रगड़ा तो उन्होंने पाया कि जो कांच का छड़ है वो धनावेश हो जा रहा है, यानी धनावेशित हो जा रही है। कांच का छड़ धनावेशित, और इस तरह उन्होंने फिर एक और कांच का छड़ लिया। तब उन्होंने देखा कि जब कांच के छड़ को कांच के छड़ के पास ले जाया जा रहा है तो एक दूसरे को प्रतिकर्षित कर रहे हैं, एक दूसरे को प्रतिकर्षित कर रहे हैं। प्रतिकर्षित यानी हम लोग कहें तो ये एक दूसरे को प्रतिकर्षित करें, यानी प्रतिकर्षण हो रहा है इसमें, प्रतिकर्षण। जब कांच के छड़ को जब रेशम के कपड़ा से रगड़ा गया और उसके बाद कांच के छड़ को कांच के छड़ के पास ले जाया गया तो उन्होंने यह पाया कि कांच के छड़ को दूर भगा रहा है, यानी वे दोनों छड़ों में, यानी कांच के दोनों छड़ों में प्रतिकर्षण बल लग रहा है। और ये दोनों जो छड़ थे कांच के छड़ थे, कांच का छड़। इसके अलावा फिर उन्होंने क्या किया कि बिल्ली के खाल से, यानी फर से, बिल्ली का फर, अब की बार उन्होंने क्या, बिल्ली के फर से एबोनाइट का छड़ रगड़ा। अब की बार उन्होंने बिल्ली के फर से एबोनाइट के छड़ को रगड़ा, जिससे एबोनाइट की छड़ तो ऋणावेशित हो गई और बिल्ली का फर धनावेशित हो गया। तब फिर उन्होंने क्या किया, एबोनाइट के छड़ को और फिर एक एबोनाइट के छड़ को जब वे पास ले गए तो फिर वे देख रहे हैं कि ये दोनों छड़ें फिर एक दूसरे को दूर भगा रही है, यानी प्रतिकर्षित कर रही है, यानी प्रतिकर्षण हो रहा है, प्रतिकर्षण। जब उन्होंने कांच के छड़ को कांच के छड़ के पास ले गया तो भी प्रतिकर्षित हुआ। जब उन्होंने एबोनाइट के छड़ को एबोनाइट के छड़ के पास ले गए तो भी पदार्थ जो हुआ प्रतिकर्षित हुआ। एबोनाइट का छड़, एबोनाइट का छड़, एबोनाइट का छड़। और फिर देखिए उन्होंने क्या किया, अब दोनों को अलग अलग किया, एक कांच का छड़ लिया और एक एबोनाइट का छड़ लिया। उन्होंने एक कांच का छड़ लिया, कांच का छड़ जो पहले से धनावेशित था, और फिर उन्होंने एक एबोनाइट का छड़ लिया। तब उन्होंने पाया कि कांच के छड़ और एबोनाइट के छड़ एक दूसरे को आकर्षित कर रहे हैं, एक दूसरे से सटने की कोशिश कर रही है, चिपकने की कोशिश कर रही है। उन्होंने यह पाया कि कांच की छड़ और एबोनाइट के छड़ एक दूसरे को आकर्षित करने की कोशिश कर रही है, यानी एक दूसरे से चिपकने की कोशिश कर रही है, यानी इसमें आकर्षण बल लग रहा है, आकर्षण। और एक था इसमें कांच का छड़,
कांच का छड़, और दूसरा था एबोनाइट का छड़, दूसरा था एबोनाइट का छड़, एबोनाइट का छड़। जब उन्होंने रेशम के कपड़ा को कांच के छड़ से रगड़ा और कांच के छड़ को कांच के छड़ के पास ले गए, तो कांच के छड़ को प्रतिकर्षित करता था, यानी दूर धकेलने का कोशिश करता था। उसी तरह उन्होंने बिल्ली के फर को जब एबोनाइट के छड़ से रगड़ा और फिर एबोनाइट के छड़ के पास ले गए, तो एबोनाइट के छड़ एक दूसरे को प्रतिकर्षित करने लगा, एक दूसरे से दूर भागने की कोशिश करने लगा। लेकिन फिर उन्होंने क्या किया कि एक कांच का छड़ लिया और एक एबोनाइट का छड़ लिया, और फिर उन्होंने इस प्रयोग को देखा तो पता लगा कि एबोनाइट के छड़ और कांच के छड़ एक दूसरे से चिपकने की कोशिश कर रहे हैं, यानी उन दोनों के बीच आकर्षण को लग रहा है। तब इस आधार पर उन्होंने, यानी इस आधार पर उन्होंने 1900 बोल रहे हैं, सॉरी, इस आधार पर उन्होंने लगभग 1750 ईस्वी के आसपास आवेश के दो प्रकार दिए। ईस्वी में आवेश के दो प्रकार बतलाए। इस आधार पर इस निष्कर्ष से यह निष्कर्ष निकला इस प्रयोग से कि आवेश के दो प्रकार होते हैं। पहला जो होता है धनावेश या धनावेशित, और दूसरा आवेश उन्होंने बताया ऋण आवेश। इन्होंने निष्कर्ष से यह निकला कि आवेश के दो प्रकार होते हैं। लगभग 1750 ईस्वी के आसपास देखने को मिला इनके प्रयोग के आधार पर। इसके अलावा हम लोग ने इस निष्कर्ष से यह निकला कि जो सजातीय आवेश होता है, जो समान आवेश होता है, सजातीय आवेश, जैसे हम लोग देखना सजातीय आवेश में, जैसे प्लस का आवेश और एक माइनस का आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित कर रहा था। प्रतिकर्षण या हम लोग कहें तो विकर्षण। और उसी तरह जब उन्होंने यह देखा विजातीय आवेश जैसे में एक धन आवेश और एक ऋण आवेश, जैसे में एक प्लस और एक माइनस। इस स्थिति में क्या हो रहा था कि आकर्षण हो रहा था। एक प्लस आवेश और ऋण आवेश के बीच आकर्षण होता है, या ऋण आवेश या धन आवेश जो भी हो, इन दोनों के बीच आकर्षण होने लगा और सजातीय आवेश में प्रतिकर्षण होने लगा। सजातीय आवेश प्लस का आवेश या माइनस का आवेश, विजातीय आवेश एक प्लस तो एक माइनस तो एक प्लस। इस तरह उन्होंने आवेश के दो प्रकार दिए, धन आवेश और ऋण आवेश। अब हम लोग आगे की तरफ देखेंगे कि धन आवेश होता क्या है। तो देखिए उस निष्कर्ष को उन्होंने यह बतलाया, इनसे यह निष्कर्ष निकला कि 1750 ईस्वी में बेंजामिन फ्रैंकलिन नामक जो वैज्ञानिक थे, उन्होंने आवेश के दो प्रकार को धनात्मक और ऋणात्मक नाम दिया, यानी धन आवेश या ऋण आवेश नाम दिया। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे धन आवेश होता क्या है। धन आवेश यानी धनात्मक आवेश होता क्या है। तो धन आवेश जब किसी वस्तु से यानी जब किसी पदार्थ से इलेक्ट्रॉन निकलता है, तो वह पदार्थ यानी जिस पदार्थ से इलेक्ट्रॉन निकलता है उस पदार्थ को हम धनावेशित पदार्थ कहते हैं। यानी जो इलेक्ट्रॉन का दाता होता है उसे हम लोग धनावेशित पदार्थ कहते हैं या धनात्मक पदार्थ कहते हैं या धनात्मक आवेश कहते हैं। जो कि यहाँ पर लिखा है, जब किसी वस्तु में प्रोटॉन की संख्या इलेक्ट्रॉन की संख्या से अधिक हो जाए तो वह वस्तु धनावेशित हो जाती है। जैसे कि हम लोग समझ धनावेशित कण, आवेश के दो प्रकार, धनावेशित कण यानी धनात्मक
आवेश। पहला नंबर हो गया धनात्मक आवेश, धन आवेश, धन आवेश, धन आवेश। धन आवेश कहते किसे हैं? जब किसी वस्तु पर, जब किसी वस्तु पर प्रोटॉन की संख्या इलेक्ट्रॉन से अधिक हो जाए, इलेक्ट्रॉन से अधिक हो जाए, अधिक हो जाए, अधिक हो जाए, तो वस्तु जो होती है धनावेशित हो जाती है। जैसे कि हम लोग समझ लें कि एक वस्तु है जिसमें पहले से 10 इलेक्ट्रॉन और 10 प्रोटॉन है। इलेक्ट्रॉन की संख्या भी 10 और प्रोटॉन की भी संख्या 10। उसी तरह दूसरी वस्तु में देख लिया जाए, इसमें भी 10 इलेक्ट्रॉन है और 10 प्रोटॉन है। अगर क्या किया जाए कि इसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकालकर इसको दे दिया जाए, यानी पहले वस्तु से इलेक्ट्रॉन को निकालकर दूसरे वस्तु को दे दिया जाए, तो हम लोग देखेंगे इसमें प्रोटॉन की संख्या तो 10 ही रह जाएगी, बट इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़कर 11 हो जाएगी। और इसमें देखा जाए तो इलेक्ट्रॉन की संख्या 9 हो जाएगी, जबकि प्रोटॉन की संख्या 10 रह जाएगी। तो इस सिंपल देखें तो हम लोग कह सकते हैं कि जिस वस्तु से इलेक्ट्रॉन निकल रहा है वो वस्तु धनावेशित हो जाती है, और जिस वस्तु पर इलेक्ट्रॉन जा रहा है वो वस्तु ऋणावेशित हो जाती है। या तो हम लोग कहें कि जिस वस्तु पर प्रोटॉन की संख्या इलेक्ट्रॉन की संख्या से ज्यादा हो जाए, जिस वस्तु पर प्रोटॉन की संख्या इलेक्ट्रॉन की संख्या से ज्यादा हो जाए तो वो वस्तु क्या हो जाती है? धनावेशित हो जाती है। वही ऋणावेशित का बात करें, ऋण आवेश का बात करें, यानी ऋण आवेश का बात करें, ऋण आवेश, तो ऋण आवेश में क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन की संख्या प्रोटॉन से ज्यादा हो जाती है, इलेक्ट्रॉन की संख्या प्रोटॉन से ज्यादा हो जाती है, प्रोटॉन से अधिक हो जाती है, अधिक होती है, अधिक, यानी अब की बार इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्यादा हो जाएगी प्रोटॉन से। जैसे कि हम लोग दूसरे एग्जांपल देख सकते हैं। जैसे में इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या 11 हो गया, प्रोटॉन की संख्या 10, यानी जिससे इलेक्ट्रॉन निकल रहा है वो वस्तु धनावेशित वस्तु होगी, जिसमें इलेक्ट्रॉन जा रहा है वो वस्तु ऋणावेशित वस्तु होगी। या हम लोग कहें कि जो इलेक्ट्रॉन को त्यागता है वो इलेक्ट्रॉन का त्याग करने वाला पदार्थ जो होगा, या इलेक्ट्रॉन का त्याग करने वाला पदार्थ जो होगा वो उस पर धन आवेश होगा, और जो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगा उस पर ऋण आवेश होगा। तो इस तरह हम लोग आवेश के दो प्रकार देख लिए। अब आगे की तरफ हम लोग देखते हैं। आगे की तरफ हम लोग देखेंगे आवेश के गुण, आवेश के गुण, आवेश के गुण। तो आवेश के मुख्यतः 4 गुण हैं। मुख्य रूप से तो हम लोग आवेश के 4 गुण पढ़ेंगे। इसमें पहला है आवेश की निश्चितता, जिसमें से पहला है आवेश की निश्चितता। पहला गुण है आवेश की निश्चितता। पहला गुण है आवेश की निश्चितता। तो आवेश की निश्चितता क्या होती है? तो देखिए सिंपल भाषा में हम लोग समझ लें कि अगर कोई वस्तु रुका हुआ है तब का उसका आवेश, मान लीजिए अगर कोई व्यक्ति है रुका हुआ है, आवेश की निश्चितता, आवेश की निश्चितता, आवेश की निश्चितता। आवेश की निश्चितता क्या होता क्या है? आवेश की निश्चितता का मतलब होता क्या है? आवेश की निश्चितता में क्या होगा कि वस्तु का वेग में बदलाव होगा। वेग परिवर्तन से आवेश में कोई परिवर्तन नहीं, यानी वेग बदलेगा नहीं। जैसे वस्तु अगर
पहले रुका हुआ है तब का आवेश, जब वस्तु चल रहा है तब का आवेश में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। वस्तु रुका रहेगा भाई तब का आवेश भी वही रहेगा, जब वस्तु चलने लगेगी तब का भी आवेश वही रहेगा। यानी वेग परिवर्तन से आवेश नहीं बदलता है। वेग परिवर्तन से आवेश नहीं बदलता है, यदि वस्तु यानी विरामावस्था में आवेश बराबर गतिशील अवस्था में आवेश या गतिकीय अवस्था में आवेश, गतिशील अवस्था में आवेश यानी अगर आवेश विरामावस्था में है, विराम बराबर आवेश की गति में भी वही आवेश होगा जो विराम में आवेश था। यही होता है आवेश की निश्चितता। अगर कोई वस्तु रुका हुआ है तब का आवेश, अगर वस्तु कोई चल रहा है तब का आवेश। यानी वस्तु रुकी रहेगी तब आवेश और वस्तु चलने लगेगी आवेश में तो कोई बदलाव नहीं होगा। बट आवेश अगर कोई वस्तु रुका हुआ है तब का द्रव्यमान, अब वस्तु चलने लगी तब का द्रव्यमान में अंतर है। और किसी वस्तु के वेग में परिवर्तन किया जाए तो द्रव्यमान भी उसका बदलेगा। उसे हम लोग अपेक्षिकता का सिद्धांत, विशिष्ट अपेक्षिकता का सिद्धांत कहते हैं। देखिए जैसे मैं पीछे कहा है ये आवेश की निश्चितता कि किसी वस्तु पर आवेश उसके वर्ग पर वेग पर निर्भर नहीं करता है, चाहे वस्तु स्थिर हो या वह अपेक्षिक वेग से गतिशील हो, उसका आवेश जो होता है समान रहता है। वस्तु रुकी रहे या वस्तु चलती रहे उससे आवेश पर कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। यानी आवेश जो क्यू रेस्ट होगा, यानी क्यू रेस्ट जो होगा, यानी क्यू विराम बराबर क्यू मोशन, यानी जब वस्तु रुकी हुई है तब का आवेश और जब वस्तु चल रही है तब का आवेश, दोनों आवेश समान होगा। इसे ही कहते हैं आवेश की निश्चितता। इसको ही हम लोग कहते हैं आवेश की निश्चितता। अब हो गया कि अगर वस्तु रुका हुआ है तब का द्रव्यमान, अब वस्तु चल रहा है तब का द्रव्यमान में अंतर होगा, यानी फर्क होगा। जब अगर कोई वस्तु रुका है तब का द्रव्यमान, अब वस्तु चलने लगे तो द्रव्यमान में अंतर होने लगेगा। तो इसी को हम लोग कहते हैं विशिष्ट अपेक्षिकता का सिद्धांत। विशिष्ट अपेक्षिकता के सिद्धांत के अनुसार किसी वस्तु का द्रव्यमान उसके वेग परिवर्तन से बदल जाता है। अगर वस्तु चलने लगा तो उसका वेग भी बदलने लगेगा। और इस अपेक्षिकता को सिद्धांत को अल्बर्ट आइंस्टाइन ने दिया था। आइंस्टीन ने दिया था और इसी के लिए उन्हें 1905 ईस्वी में आइंस्टीन को नोबेल प्राइज दिया गया था, नोबेल प्राइज। और अपेक्षिकता के सिद्धांत के अनुसार द्रव्यमान का सूत्र हो गया जहां m जो होता है, जहां m गतिशील वस्तु का द्रव्यमान, गतिशील वस्तु का द्रव्यमान वहीं m नॉट की बात की जाए तो विराम वस्तु का द्रव्यमान, और v का बात किया जाए तो वस्तु का वेग और c की बात की जाए तो ये प्रकाश का चाल होता है, प्रकाश की चाल। और प्रकाश की चाल आप लोग को पता है कि निर्वात में सबसे अधिक होती है 3×10⁸ मीटर प्रति सेकंड। यह हो गया निश्चितता का सिद्धांत कि वेग बदलने से वस्तु का आवेश में कोई परिवर्तन नहीं होगा, लेकिन वेग बदलने से द्रव्यमान में परिवर्तन होता है। और इसको सबसे पहले अल्बर्ट आइंस्टाइन ने दिया था कि वेग अगर बदलेगा तो वस्तु का द्रव्यमान भी बदलेगा।
जिसे हम लोग विशिष्ट अपेक्षता कहते हैं, यानी अपेक्षता के सिद्धांत कहते हैं, जिसके अनुसार द्रव्यमान सूत्र जो होता है m इक्वल टू एम नॉट बटा में ओवर रूट 1 माइनस सी स्क्वायर वी स्क्वायर बटा में सी स्क्वायर, जहाँ भी वस्तु का वेग हो गया, जहाँ सी प्रकाश का वेग हो गया, और m जो हो गया बस विराम, यानी जब वस्तु रुकी रहेगी तब का द्रव्यमान, और जब वस्तु चलने लगेगा तब का द्रव्यमान। अब चलते हम लोग दूसरे गुण की ओर। दूसरा गुण क्या है? आवेश संरक्षण। आवेश संरक्षण का मतलब होता है कि आवेश को न तो बनाया जा सकता है और आवेश को न तो बिगाड़ा जा सकता है, यानी हम लोग आवेश को न तो उत्पन्न कर सकते हैं और न ही आवेश को हम लोग नष्ट कर सकते हैं। आवेश को सिर्फ एक वस्तु से दूसरी वस्तु में स्थानांतरित किया जा सकता है या रूपांतरित किया जा सकता है। तो आवेश को न तो उत्पन्न किया जा सकता है और न ही इसको नष्ट किया जा सकता है। इसे सिर्फ एक वस्तु से दूसरे वस्तु में रूपांतरित किया जा सकता है। और इस नियम का मुख्य रूप से प्रतिपादन जो किए थे बेंजामिन फ्रैंकलिन ने किया था। इसे आवेश के संरक्षण के सिद्धांत को सबसे पहले अगर किसी ने प्रतिपादन किया था तो ये थे बेंजामिन फ्रैंकलिन। बाद में बहुत सारे लोगों ने इसके बारे में आवेश के संरक्षण को विस्तार से बतलाया, समझाया है। इसके बाद हम लोग देखेंगे विशिष्ट आवेश। विशिष्ट आवेश होता क्या है? तो विशिष्ट आवेश जो होता है इलेक्ट्रॉन के आवेश और इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान का अनुपात होता है। विशिष्ट आवेश जो होता है इलेक्ट्रॉन के आवेश और इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान का अनुपात होता है। देखिए, विशिष्ट आवेश इलेक्ट्रॉन के आवेश तथा इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान के अनुपात को विशिष्ट आवेश कहते हैं। और विशिष्ट आवेश हो गया जहाँ इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, यानी विशिष्ट आवेश हो गया जो इलेक्ट्रॉन का आवेश Q और बटा में इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान। अगर हम लोग विशिष्ट आवेश का बात करें, विशिष्ट आवेश जो होता है इलेक्ट्रॉन के आवेश और इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान के अनुपात होता है। जहां हम लोग को पता है इलेक्ट्रॉन का आवेश जो होता है 1.6 × 10 के पावर -19 कूलम का होता है। और वहीं इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान का बात करें हम लोग 9.1 × 10 के पावर -31 kg होता है। ये कूलम हो गया और ये kg हो गया। इस तरह से देखा जाए तो डेसिमल से डेसिमल कटा देंगे, एक एक अंक के बाद है तो 16 बटा में हो गया लगभग 91। इधर हो गया 10 के पावर -19, बटे में है भागा में है और पावर में माइनस है। जैसे ही गुणा में उसको बदलेंगे तो ये हो जाएगा पावर का 31। ये होगा 31 kg प्रति ग्राम प्रति kg। ये हो गया 16 बटा में 91 अब गुणित 10 के पावर 12 गुलाम प्रति kg। हम लोग इसको आगे करेंगे 160 बटा में हो गया 91 अब गुणित 10 के पावर 11 गुलाम प्रति kg। अगर भाग दे दिया जाए 91 भागे 160, 91 9 6 और 0 9 7 63 7 3 हो गया, यहाँ पर 3 हो गया 8 5 हो गया और यहाँ पर 0 9 5 45 9 5 45 9 6 54 9 5 45। ये हो गया 5 7। तो लगभग इसका मान जो होगा 1.75 गुणे 10 के पावर 11 गुलाम प्रति kg। अगर इसको हम राउंड अप कर दें एक अंक तक 1.8 गुणे 10 के पावर 11 गुलाम प्रति kg हो जाएगा। तो विशिष्ट आवेश का जो मान होता है लगभग 1.8 गुणे 10 के पावर -11 गुलाम प्रति kg होता है। अब हम लोग आगे की तरफ बढ़ेंगे और देखेंगे आवेश की योज्यता। आवेश की योज्यता होता क्या है? आवेश की योज्यता, तो हम लोग को पता है कि आवेश एक प्रकार की आवेश राशि है और किसी भी निकाय में या किसी भी वस्तु में उपस्थित कुल आवेश जो होता है अलग अलग आवेशों के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। जैसे कि आप लोग समझ लीजिए कि एक निकाय है
और इस पे कुल आवेश जो होता है कहीं 9 कूलाम, माइनस के 6 कूलाम, 3 कूलाम, 8 कूलाम, माइनस 7 कूलाम, 2 कूलाम। तो हम लोग को पता करना पड़ेगा इस वस्तु पर कुल कितने आवेश है। तो हम लोग इसके लिए योजना का नियम पालन करेंगे। तो देखिए 9 कूलम प्लस का 8 कूलम प्लस का 2 कूलम प्लस माइनस माइनस का 7 कूलम और माइनस का 3 कूलम। इस तरह हुआ 9 8 17, 17 2 19 कूलम और घटा हो गया इधर 10, यानी टोटल मान होगा 9 कूलम। योजना का नियम में सिंपल हम क्या कर देंगे कि आवेश में किसी भी निकाय में जो आवेश होगा उस सारे आवेशों को जोड़ देंगे और इस तरह से जो एक आवेश का मान निकल जाएगा उसी को हम लोग कह सकते हैं आवेश की योजना। और किसी वस्तु पर कुल आवेश शून्य है, इसके मतलब वो वस्तु विद्युत रूप से उदासीन है। और ये इसी सूत्र के आधार पर ये बनाए हैं हम अभी इस क्वेश्चन को। चलिए आगे की तरफ देखते हैं। नंबर 4, आवेश का क्वांटीकरण। क्वांटीकरण होता क्या है? तो क्वांटीकरण में क्या होता है कि किसी भी वस्तु में अगर इलेक्ट्रॉन का हम लोग को स्थानांतरण करना होगा तो उसके पूर्ण गुणज के रूप में होगा। किसी वस्तु में इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण उसके पूर्ण गुणज में होता है। इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण, इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण 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 पूर्ण गुणज के रूप में होता है। पूर्ण गुणज के रूप में होता है। इस तरह से हम लोग देखेंगे आवेश Q इक्वल टू प्लस माइनस का Na, जहाँ N जो होगा इलेक्ट्रॉन की संख्या होगा और इसको हम लोग प्लस माइनस का 1, प्लस माइनस का 2, प्लस माइनस का 3, प्लस माइनस का 4, प्लस माइनस का 5 और इसका हम लोग अनंत तक ले सकते हैं। और E जो होगा ये इलेक्ट्रॉन पर आवेश होगा 1.6 गुना 10 के पावर माइनस का 19 गुना। ये हो गया आवेश का क्वांटीकरण। देख लीजिए एक बार आवेश का क्वांटीकरण कि किसी वस्तु में उपस्थित आवेश या स्थानांतरित आवेश सदैव मूल इलेक्ट्रॉन का पूर्ण गुणज होता है और इसे हम लोग आवेश का क्वांटीकरण कहते हैं। और किसी भी वस्तु में उपस्थित कुल आवेश की मात्रा जो होती है Q इक्वल टू प्लस माइनस का Na, जहां हम अभी बताए हैं आप लोग को N जो होता है इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है, इलेक्ट्रॉन की संख्या, इलेक्ट्रॉन की संख्या, इलेक्ट्रॉन की संख्या प्लस माइनस का 1, प्लस माइनस का 2 डॉट एन तक। और यहाँ E जो होता है ये आवेश का इलेक्ट्रॉन का आवेश होता है जो 1.6 गुणे 10 के पावर माइनस का 19 कूलम होता है। और किसी भी आवेश का स्थानांतरण जो होता है भिन्नात्मक रूप में नहीं होता है। ये नहीं कि हम किसी वस्तु में आवेश का अगर स्थानांतरण करना होगा एक वस्तु से दूसरे वस्तु में, अगर इस वस्तु से इलेक्ट्रॉन को अगर इस वस्तु से हमको इस वस्तु दूसरे वस्तु में ले जाना है, ये नहीं कि हम इसमें से 1/2 इलेक्ट्रॉन लेकर जाएंगे या 1.2 इलेक्ट्रॉन लेके जाएंगे या 2/4 इलेक्ट्रॉन लेके जाएंगे, ऐसा कुछ कभी भी नहीं होगा। जब भी इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होगा वह तो 1 के रूप में या तो 2 के रूप में या तो 3 के रूप में ऐसे होगा, यानी पूर्ण गुणज के रूप में होगा। अगर वहीं हम लोग क्वार्टर्स की बात करें जो यहाँ पर नोट दिए हैं कि परमाणु के भीतर क्वार्टर्स उपस्थित होते हैं, परमाणु के भीतर क्वार्टर्स में उपस्थित जो आवेश होता है वो ऋणात्मक रूप में होता है। और क्वार्टर्स की बात की जाए तो क्वार्टर्स में आवेशों का स्थानांतरण जो होता है हम लोग प्लस माइनस का 2/3, 4/3, 1/2 इस तरह कर सकते हैं। बट इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण हम लोग कभी भी ऐसे नहीं कर सकते हैं। वही क्वार्टर्स की बात की जाए तो क्वार्टर 6 प्रकार के होते हैं और क्वार्टर्स से ही मिलकर इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन बने होते हैं। और क्वार्टर्स का हमेशा जो होता है भिन्नात्मक रूप में स्थानांतरण हो सकता है, बट इलेक्ट्रॉन का जो होता है कोई भिन्नात्मक रूप में स्थानांतरण नहीं होता है।
ये हो गया आज की क्लास के कुछ लेक्चर। तो आज हम लोग यहीं पर समाप्त करते हैं। जय हिंद। अब मिलेंगे हम लोग अगले लेक्चर में। तो आज के लिए इतना ही।